नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारा टू द पॉइंट के लिए आज का विषय है संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता। हाल में राज्यपाल, इलेक्शन कमीशन, कैग इत्यादि पर कई तरह से ये देखा गया है कि वे अपनी स्वतंत्रता को उतने मुखर रूप से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं जितना संविधान में उन्हें अधिकार दिया गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज के इस टॉपिक को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो हालिया टिप्पणियां भारत में विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों की स्वतंत्रता की अवधारणा पर सीधा असर डालती हैं। सेना बनाम सेना के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य की राजनीति में राज्यपालों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय को दुख है कि राज्यपाल राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बन रहे हैं और इससे पहले भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यायालय ने एक समिति बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार से कार्यपालिका को हटा दिया। आइए जानते हैं भारत के संवैधानिक निकाय क्या है। एक संवैधानिक निकाय भारत के संविधान की शक्तियों द्वारा स्थापित एक निकाय या संस्थान होती है। उन्हें संसद के साधारण अधिनियम के बजाय संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करके ही बनाया या बदला जा सकता है। संवैधानिक निकाय भारत के संविधान से अपनी शक्तियां और अधिकार को प्राप्त करते हैं। भारत के संवैधानिक निकाय जैसे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग आदि। आखिर ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? एक लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन अर्थात चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की आवश्यकता हर लोकतंत्र में होती है। इसलिए भारत की संविधान सभा ने बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों को संचालित करने के लिए ऐसे स्वतंत्र संस्थाओं की आवश्यकता को मान्यता दी। ये हमारे नीति निर्माताओं और संविधान निर्माताओं के बौद्धिक क्षमता का ही उदाहरण है कि उन्होंने लोकतंत्र में भी निरंकुशता को ढूंढ निकाला। ये आवश्यक है कि ऐसी संवैधानिक निकायों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए ताकि संविधान निर्माताओं के उद्देश्य पूरे हो और वे संस्थाएं बिना किसी भय या पक्षपात के राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य कर सके। बहुमत से चलने वाली सरकारें कई बार अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज कर सकती हैं। हो सकता है बहुसंख्यक का मत वो उतना स्वतंत्र या सुचारू रूप से संचालित न हो, उतना स्पष्ट न हो और सत्य के करीब न हो। उस हालत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें ही इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोकतंत्र को व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चला सके। आखिर इन पदों पर नियुक्ति कैसे होती है? संविधान निर्माताओं ने इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जैसे सरल शब्दों का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अनुच्छेद 280, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अनुच्छेद 316, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी अनुच्छेद 350B। अनुच्छेद 324 यह प्रदान करता है कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के अधीन करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए अधिकृत करते समय राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124 और 217, कैग अनुच्छेद 148, राज्यपाल अनुच्छेद 155।
अनुच्छेद 338, 338A और 338B में इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो राष्ट्रपति को SC, ST और OBC के राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिकृत करता है। आइए एक केस पर चर्चा करते हैं। N. गोपालास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में माना कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, जिसमें प्रधानमंत्री सभी मामलों में प्रमुख होते हैं जो कार्यपालिका में निहित हैं। हालांकि ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष संवैधानिक प्राधिकरण की नियुक्ति को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाना है, ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी व्याख्या उस सोच के अनुरूप होगी जो संविधान सभा की बहसों के दौरान चल रहे थे। अर्थात जिस तरह से चेक एंड बैलेंस के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई थी, उनकी नियुक्ति क्या कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से होनी चाहिए या राष्ट्रपति द्वारा अपने द्वारा स्वविवेक से की जानी चाहिए, या फिर उनके लिए किसी स्वतंत्र व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। संविधान के मसौदे में कैग की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है कि एक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस अनुच्छेद में एक संशोधन पेश करते हुए 124 के खंड 1 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बाद वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील शब्दों को डाला गया है। संविधान सभा ने चर्चा किया था कि महालेखा परीक्षक अर्थात कैग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि वारंट अंडर हिज एंड सील शब्दों का प्रयोग किया जाए। ये परिवर्तन इसलिए किए गए हैं क्योंकि कैग हमेशा विधायिका या कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। वो हमारे वित्त का प्रहरी है। उसकी स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह किसी के प्रभाव में ना आ सके। आखिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्ति ये विशेष दर्जा क्यों दिया गया है? यह केवल कुछ पदों के लिए ही है, जैसे न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। कैग और राज्यपालों पर नियुक्ति के संदर्भ में जहां यह उन्हें अन्य पदों से संवैधानिक तौर पर अलग करने के लिए एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, उनमें इसका प्रयोग किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के कैग जैसे संवैधानिक अधिकारियों को राजनीतिक या कार्यकारी दबाव से मुक्त रहना होता है, जिसके कारण राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। जबकि न्यायाधीशों और चुनाव आयोग की नियुक्ति कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त कर दी गई है। भारत के कैग के नियुक्ति के लिए अभी भी सुपरिभाषित मानदंड और प्रक्रिया की स्थापना अभी बाकी है। कैग को भी एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा या स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त करने की शुरुआत की जानी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भी राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना या नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे कई सुधारों को आज संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र रखने के लिए सुधार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस तरह बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकों पर हावी होता है या भारत के लोकतंत्र को बाधित करता है, उस हालत में संवैधानिक संस्थाओं का स्वतंत्र होना भारत के लोकतंत्र को जीवंत कर देगा। धन्यवाद।